हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अभी आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी एक वीक हो गया है यूपीएससी प्रीलिम ख़त्म होने के बाद। अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम इस बार निकल जाएगा तो आप मेंस के लिए लगिए। अगर आपको लगता है कि इस बार आपकी उम्मीद कम है, शायद आपका प्रीलिम ना निकले, तो भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा और एडवाइस करूँगा कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए तैयार हो जाइए। यूपीएससी प्रीलिम्स हम दिसंबर के बाद कर सकते हैं, तो अभी हमें यूपीएससी मेंस के लिए कैसे कैसे करना होगा ये हमें देखना है। तो अपने पास अभी ऐसे मान के चलो कि 6 महीने हैं। 6 महीने में हमें हमारा ऑप्शनल जीएस और एसे तीनों कवर करने हैं। जीएस में भी हमें इथिक्स कवर करना है, क्योंकि इथिक्स ये टोटली ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी प्रीलिम। अगर हम देखेंगे तो हमें इस 6 महीने में टाइम टेबल बनाना है कि हमें हमारा ऑप्शनल उसे पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें जो जीएस 1 में जो भी हमारा सिलेबस है वो देख लेना है। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी यूपीएससी प्रीलिम में नहीं आती, लेकिन केवल एक्सक्लूसिवली यूपीएससी मेंस में आती है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और जो भी टॉपिक्स है जैसे आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉपुलेशन के बारे में वगैरह, हमें इसको अच्छे से देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें इसके देखने हैं और हर टॉपिक के हमें हमारे पास नोट्स होने चाहिए। आप तो नोट्स बनाओ, या अगर मार्केट में नोट्स अवेलेबल होंगे तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर के जो करंट अफेयर्स हमें मिलते हैं न्यूज़पेपर से, वो भी हमें हमारे आंसर में इंकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई क्वेश्चन में एग्जांपल पूछते हैं तो हमारे पास एग्जांपल होना चाहिए कि उस कंटेक्स्ट के रिलेटेड एग्जांपल कोई न्यूज़ में है तो उसके बारे में हमारे पास होना चाहिए। सेम जीएस 2 के लिए, जीएस 3 के लिए भी है। जीएस 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो पॉलिटी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। पॉलिटी, गवर्नेंस, जो हमारे जो बेसिक्स है, बेसिक हमें लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, या आप जो भी अपने क्लास के नोट्स पढ़ रहे होंगे उसमें से मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए जो अभी करंट इवेंट चल रहे हैं उस वहाँ से हम हमारे गवर्नेंस के लिए और पॉलिटी के लिए बहुत सारा कंटेंट हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस रहती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहते हैं, या कोई बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, वो भी हमें देखना है और वो हमें हमारे आंसर में इंकॉर्पोरेट करना है। अगर हम बेसिक का देखेंगे जीएस 2 में केवल पॉलिटी के लिए, तो हमारे पास आर्टिकल्स और आर्टिकल नंबर, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो आर्टिकल हम कहाँ इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21 जो है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ वाला, वो हम कहाँ कहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और हमें उसकी समझ होनी चाहिए। इसके साथ हमें इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में हर बार आते हैं, तो हमें देखना है कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में जो नेशंस है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, इंडिया और उनका जो बायलैटरल रिलेशन है वो कैसा है, और इसके साथ ही जो हमारे मल्टीलैटरल रिलेशन है जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि जो हमारे जो एक्सटेंडेड नेबर्स है, जैसे एशियन कंट्री हो गए, वेस्ट एशिया हो गए, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहाँ पे इंडिया के साथ उनके क्या क्या रिलेशन है, कैसे है और क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो। और इसके बाद जो स्ट्रैटेजिक हमारे पार्टनर है और इम्पोर्टेंट पार्टनर है, जैसे रशिया हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और साउथ अमेरिका हो गया, क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है वो एक G20 के मेंबर्स है। और दूसरी बात ये है कि ये कंट्री जो हमारे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो इन सब कंट्रीज़ के बारे में हमें पता चाहिए, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, अगर जो भी IR क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें मैप अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो मैप ड्रॉ कीजिए। मैप ड्रॉ करने के फ़ायदे वो होते हैं क्योंकि एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपको इन कंट्री के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे तो हमें इन्वायरमेंट के एक्ट पता चाहिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन उसके बारे में पता चाहिए, पोल्यूशन के बारे में पता चाहिए, और हमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होते हैं।
सिमिलरली करंट अफेयर्स भी हमें उसमें देखना है क्या करंट इवेंट हो रहे हैं। जैसे अभी जो COP हो गई थी, COP 27 जो इजिप्ट में हुई थी, उसके पहले ग्लासगो में हुई थी, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी आने वाले समय में COP 28 जो है वो UAE में होने वाली है, उसके बारे में हमें क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में पता चाहिए। इसी के साथ अगर हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोट्स अच्छे से बनाने हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार के डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल क्या रहते हैं, मैनमेड डिज़ास्टर्स क्या रहते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। मैनमेड में भी इसके रीज़न क्या है डिज़ास्टर्स के पीछे, हम इसे कैसे रोक सकते हैं ये पता होना चाहिए। सेंडाई फ्रेमवर्क है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है उसके बारे में पता चाहिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ 10 पॉइंट्स बताए हैं उसके बारे में पता चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ग्लोबल लेवल पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसकी नोट्स हमें बनानी है, और ये जो कुछ कीवर्ड्स रहते हैं ये कीवर्ड्स हमें हमारे आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आप ये कीवर्ड हमारे आंसर में इनकॉर्पोरेट करोगे तो चेकर को ये लगेगा कि आपको अच्छा नॉलेज है और आपको वहाँ पे अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावनाएं बढ़ती है। इसी के साथ अगर हम देखेंगे इकोनॉमी में हमें देखना है GDP के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है हमारे सोसाइटी में या हमारे कंट्री में, उसके बारे में, इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, हमारे रेमिटेंसेस हो गए, हमारा ट्रेड कितना हो रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्यों है, बाकी जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं वो, डॉलर और रुपीज़ का जो रिलेशन है उसके बारे में हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले सेक्टर्स है। एग्रीकल्चर हो गए तो हमें ये पता चाहिए कि इंडिया में लैंड कितनी है, जो लैंड है उसमें मार्जिनल फार्मर्स का कितना मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, स्मॉल मीडियम फार्मर्स कितने हैं, लार्ज फार्मर कितने हैं, जो लैंड है वो लैंड कितने परसेंट इरीगेटेड है और कितने परसेंट ये रेनफेड है, इसके बारे में पता चाहिए। हमारे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं वो पता चाहिए। उस क्रॉप की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये पता चाहिए। एग्रीकल्चर के क्या इश्यूज़ है ये पता चाहिए। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में पता चाहिए। इसके सारे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंटर्स बोल सकते हैं हम, या इसके जो भी स्टेक होल्डर्स है उसके बारे में हमें विथ डेटा हमारे पास इसका पॉइंटर्स होने चाहिए, जो हम हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो MSME इंडस्ट्री है उसके बारे में हमें पता चाहिए। MSME के डेफिनेशन पता चाहिए कि कितने करोड़ तक का जो टर्नओवर होता है, उसके लिए माइक्रो रहती है, मीडियम रहती है, स्मॉल रहती है। MSME का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट पे कितना है ये हमें पता चाहिए। MSME में कितने लोगों को MSME में जॉब मिलता है ये हमें पता चाहिए। MSME हमारे GDP का कितने % शेयर कंट्रीब्यूट करती है ये हमें पता चाहिए। इसी के साथ MSME के इश्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME के ऊपर क्या पॉलिसीज़ है, किस प्रकार के हमें लोन मिलते हैं MSME सेक्टर में और गवर्नमेंट में, और क्या क्या यहाँ पे जो नए नए प्रोग्राम्स लाए हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल पॉइंटर्स होने चाहिए। इसके आप नोट्स बना लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे सेक्टर्स के बारे में UPSC अक्सर क्वेश्चंस पूछती है। इसी के साथ हमने देखना है इंटरनल सिक्योरिटी। अब आप देखिए इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस ये हमेशा न्यूज़ में रहते, ये हमेशा आते भी है, और इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में हम देख सकते हैं कि जैसे भी जहाँ पे भी नक्सलिज्म है, या जहाँ पे भी अभी रिसेंटली मणिपुर में जो घटना हुई है वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो चैलेंजेस है उसके बारे में हमें दर्शाती भी है, और हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इश्यूज़ क्या है, ये कहाँ पे हुई है, और इसके हम सोल्यूशन क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। जैसे सिविक एक्शन प्लान एक नाम का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया था, जो इंसर्टेड हिट एरियाज है उनके डेवलपमेंट के लिए था। इसी के साथ गवर्नमेंट ने और क्या क्या प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं, गवर्नमेंट की कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ पे फेडरलिज्म कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन कैसे हम कर सकते हैं, इस सारे टॉपिक्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम होगा दोनों गवर्नमेंट मिलके तो हमें यहाँ पे पता चाहिए, जिसके वजह से हम इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में टैकल कर सकते हैं। हमें इंटरनल सिक्योरिटी में ये भी देखना है कि हमें इंडिया का मैप हमें ड्रॉ करना है इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन में। इसी के साथ हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। तो हम क्वेश्चन अगर मणिपुर का आया इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो हमें मैप ड्रॉ करना है, उसमें मणिपुर हमें दिखाना है, और हमें उसके बारे में बताना है कि यहाँ पे क्या क्या इशू थे
इंटरनल सिक्योरिटी का वहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आए हैं। इसके लिए सॉल्यूशंस होगी, कोई कमेटी होगी, जैसे अभी रिसेंटली मणिपुर के इंसिडेंट के ऊपर जो कमेटी स्थापित किया है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनके अध्यक्षता में, उनके बारे में हमें पता चाहिए। उनके रिकमेंडेशंस अगर एग्ज़ाम के तक आ गए तो हमें उनके बारे में पता चाहिए कि क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं जो भी रिकमेंडेशन आती है, जैसे लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन रहेगी, हमें वो देखनी है। इसी के साथ कोई गवर्नमेंट कमेटी स्थापित करती है, उसके कुछ रिकमेंडेशन होते हैं, वो हमें देखने हैं। या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है तो वो हमें यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से जो जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 इसके बारे में आपको बताया है। अगर हम इथिक्स का देखेंगे तो आपको सबसे पहले इथिक्स में क्या करना है, इथिक्स में हमारा पहले सिलेबस देखना है। जो भी सिलेबस में जो टॉपिक जो पार्ट 1 और पार्ट 1 में मोस्टली जो हमारे इथिक्स के कीवर्ड्स है उसके बारे में बोला है, जैसे कि इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, वर्क कल्चर कैसे रहता है, ऑनेस्टी क्या रहती है। तो हमें सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, उनकी पहले डेफिनेशन बनानी है, उनके एग्जाम्पल लेने हैं, जो भी एग्जाम्पल होंगे वो देखना है। और जो भी आपको सोर्स मिलता है गवर्नेंस के रिलेटेड कि इंटीग्रिटी में कैसा कोई ऑफिसर होंगे या कोई संस्था होंगी जो अच्छा काम कर रही है, जो हमें ऑनेस्टी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए हम वहाँ पे इसको एग्जांपल दे सकते हैं। या जैसे भी कोई इथिक्स के बारे में होगा या जैसे मोरालिटी के बारे में होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पे पता चाहिए। इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट के प्लान्स जैसे आरटीआई हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, ये कैसे इथिकल स्टैंडर्ड को बूस्ट करने के लिए हमारी सोसाइटी में हेल्प करती है, इसके बारे में पता चाहिए। अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर होंगे या मल्टीनेशनल कंपनी होंगी, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए होंगे जो हम हमारे इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता चाहिए। जैसे कि जो रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फेस बेस्ड सिस्टम आई है, जो इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी इसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ये अच्छा कदम है। तो इसके लिए जो जो हमने रिफॉर्म लिए हैं, ये तो एक संस्था है, ऐसे भी बाकी कुछ संस्था होंगी जिन्होंने कुछ रिफॉर्म लिए होंगे, उसके बारे में हमारे पास पॉइंटर्स होने चाहिए। अगर आपको केस स्टडी देखनी है तो केस स्टडी के लिए आप डिपेंड है केस स्टडी में पूछा क्या है, उसमें स्टेक होल्डर्स क्या है, आपके पास उसके सॉल्यूशंस क्या है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी टॉपर्स कॉपी रहती है जो आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर मिलती है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद जो टॉपर्स अपने आंसर लिखते हैं, एक बार आप उसमें से जाइए, आपको आइडिया आ जाएगा कि जो केस स्टडीज़ कैसे लिखती है। और ऐसे में आपको ये करना है कि आपको ऐसे हर 15 दिन में एक ऐसे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का कोई भी आप ऐसे उठाओ और उसे लिख के देखो, ताकि आपकी ऐसे की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप ये सब दिसंबर तक अच्छे से करोगे तो मुझे लगता है कि अगर आप 2024 के प्रीलिम्स दोगे तो उसके बाद आप मेंस के लिए प्रिपेयर रहोगे। आपको नए से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सारा कंटेंट रहेगा, आपको आइडिया रहेगी आंसर कैसे लिखने हैं, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो 2024 के लिए अगर आपको पढ़ना है तो अभी ये सही टाइम है कि आप अभी मेंस के लिए लग जाओ, और आप 6 महीने में मेंस का अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। और जनवरी के बाद आप प्रीलिम्स के लिए फिर से लग जाओ, और प्रीलिम होने के बाद आप तुरंत मेंस का नया कंटेंट हो गया उसको आप ऐड करो, और अपना जो प्रीवियस कंटेंट आपने जो किया है उसको रिवाइज करो, ताकि आपको 2024 के मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और आई होप आपको अच्छी एक पोस्ट भी मिल सकती है जो आप चाह रहे होंगे और जिसके लिए आप एस्पायर होंगे। तो आई होप मुझे लगता है कि जो मैंने कहा है आपको ये रिलेवेंट लगा होगा। अगर आप 2023 के मेंस लिख रहे होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपने 2023 के मेंस के लिए पढ़ाई शुरू की होंगी, और अगर नहीं की होंगी तो ये बहुत सही टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आपको पढ़ाई शुरू करनी ही होगी। और 2024 के कैंडिडेट्स को अभी प्रीलिम होने के बाद एक हफ्ता हो गया है, अभी आप फोकस दीजिए मेंस के ऊपर, आप लग जाइए मेंस की तैयारी के लिए। तो आप अभी से लगोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको जो मैंने कहा वो आपको समझ आया होगा और आपको ये रिलेवेंट लगा होगा। ऑल द बेस्ट।